हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो दोस्तों, अभी जो है आधुनिक भारत चल रहा है, तो इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। और आधुनिक भारत जो है, इससे सारे एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो BPSC हो या कोई भी स्टेट PCS हो, सचिवालय दरोगा, या कोई भी छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम, सब में आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहले मैंने जो सेशन कराया था उसमें अभी गवर्नर जनरल चल रहा था, तो गवर्नर जनरल को मैंने शुरू किया था और एक पार्ट उसका हो चुका है। आज जो है गवर्नर जनरल में दूसरे पार्ट को हम लोग शुरू करेंगे, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस से शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। सॉरी दोस्तों, आज का जो सेशन होगा वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक से शुरू होगा। इससे पहले मैंने करा दिए हुए हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दिया रहेगा, ज़रूर जाकर देखिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक से, जो इनका सेशन था 1828 से 1835 तक। पहला क्वेश्चन है, विलियम बेंटिंक को मद्रास का गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1803 में। ठीक है, मद्रास का गवर्नर। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो आपका आज पहला क्वेश्चन होगा कि सती प्रथा का सबसे प्राचीन जो है साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ये आप लोगों को बताना है। ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। नेक्स्ट है, नियम 17 के द्वारा दिसंबर 1829 में विलियम बेंटिंक ने किस घृणित प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तब वो था सती प्रथा। कब लगाया था? 1829 में। किस नियम के द्वारा था? नियम 17 के द्वारा। अगला पॉइंट है, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1829 में। ठीक है, 1829। अगला पॉइंट है, सती प्रथा निषेध किस वर्ष मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया? तो ये 1830 में। ठीक है, 1830 में मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। अगला पॉइंट है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो 1831 में। ठीक है, 1831 में। नेक्स्ट पॉइंट है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था? वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अदालत में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को किसने कुशासन के आधार पर अपने प्रदेश में मिला लिया था? तो विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, विलियम बेंटिंक ने। अगला पॉइंट है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में, और उस समय विलियम बेंटिंक ही गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किए गए प्रशासनिक उपाय क्या क्या थे उसको देख लीजिए। सती प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा का अंत, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया और सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया था। ये बहुत ही अच्छा काम किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, तो इस चारों को ध्यान में रखेंगे। सती प्रथा, ठगी प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाना और सरकारी सेवाओं में भेदभाव को अंत करना। अगला पॉइंट है आपका, किसने बाल हत्या एवं नरबलि को गैर कानूनी घोषित किया था? बाल हत्या और नरबलि। ठीक है, ये विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ था। अगला पॉइंट है, 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा किसके समय में की गई थी? तो विलियम बेंटिंक के समय में। विलियम बेंटिंक के समय में। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति किसने की थी? तो विलियम बेंटिंक ने की थी। विलियम बेंटिंक ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लॉर्ड मेटकॉफ के बारे में देखते हैं। 1835 से 36 इनका सेशन था, मात्र 1 साल का। 1835 ईस्वी का प्रेस एक्ट किसके समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड मेटकॉफ के द्वारा। प्रेस एक्ट से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो लॉर्ड मेटकॉफ को। ठीक है, प्रेस का मुक्तिदाता इन्हीं को कहते हैं, लॉर्ड मेटकॉफ को। तो ये इनसे इंपॉर्टेंट 2 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से 42 इनका सेशन था। 1936 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद ने किस गवर्नर जनरल से रंजीत सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी थी?
यहाँ 1836 होना चाहिए, ठीक है। तो वो लॉर्ड ऑकलैंड से, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड से। अगला पॉइंट है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है, ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 सेशन था इनका। सिंध पर ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अधिग्रहण किया था। तो अगस्त 1843 में, अगस्त 1843 में। अगला पॉइंट है सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल के समय हुआ। तो ये एलनबरो के समय में हुआ था। सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो है एलनबरो के समय में हुआ था। अगला पॉइंट है सिंध के विलय के समय सिंध में कंपनी का रेजिडेंट कौन था। तो चार्ल्स नेपियर था, चार्ल्स नेपियर। अगला पॉइंट है किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को ख़त्म किया था 1943 में। नेक्स्ट है दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट के द्वारा किया गया था। दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1843 के एक्ट 5 के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर यहाँ अधिनियम एक्ट एक ही होता है तो 1833 देना चाहिए। 1833 के अधिनियम के तहत ये प्रस्तावित हुई थी और इस समाप्ति की तरफ देखा गया था, ठीक है। तो यहाँ 1843 नहीं 33 होना चाहिए, एक्ट पूछ रहा है तो। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845-46 के समय में गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार, बालिका हत्या एवं नरबलि प्रथा पर किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंध लगाया था। VVI क्वेश्चन है नरबलि प्रथा, ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। आगे बढ़ते लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। नेक्स्ट है जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। जेम्स एंड्रूज रैमजे, ये लॉर्ड डलहौजी का नाम था। अर्ल ऑफ डलहौजी इन्हें कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी। तो डलहौजी ने विलय की नीति की थी 1848 से 56 ईस्वी तक, ठीक है। राज विलय की नीति। अगला पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था। तो वो था सतारा 1848 में, ठीक है, 1848। अगला पॉइंट है बघाट रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था। तो 1850 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में। बरार क्षेत्र का विलय 1853 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। बरार लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था बरार का विलय 1853 में। नेक्स्ट है अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। तो जेम्स आउटरम था 1854 में, ठीक है। अगला पॉइंट है किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया गया था। तो आउटरम के रिपोर्ट पर, ठीक है, आउटरम के रिपोर्ट पर। ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करेंगे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ था। तो कुशासन के आधार पर किया गया था। अगला पॉइंट है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस सन हुआ था। 1856 में, 13 फरवरी 1856 को। नेक्स्ट है जब अवध का विलय 1856 में हुआ तो कुशासन के आधार पर किया गया था। तब अवध का नवाब कौन था। तो वाजिद अली शाह था। कौन था। वाजिद अली शाह। अगला पॉइंट है डलहौजी द्वारा राज्यों का विलय कब किया गया था। मेन जो है वो सबको याद रखें क्योंकि ये मिलान वाले क्वेश्चन में जो है ना पूछता है हमेशा। सतारा का विलय तो 1848 में किया गया था। जैतपुर का 1849 में, संभलपुर का भी 1849 में, बघाट 1850, उदयपुर 1852 में और झांसी का विलय 1853 में। नेक्स्ट है नागपुर का विलय 1854 में किया गया था। करौली का विलय 1855 में और अवध का जो किया गया था विलय वो 1856 में। तो ये तो हमेशा पूछता है और इसे कुशासन के आधार पर मिलाया गया था, ठीक है, अवध। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजसी राज्यों का विलय का सही क्रम क्या है। तो सतारा, संभलपुर, झांसी। इसी तरह से पूछ देता है क्रम सजाने के लिए भी, ठीक है। तो ये 1848 में, ये 49 में, ये 53 में।
अगला पॉइंट है विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का व्यवस्थित कलाक्रम क्या है, तो सतारा, बघाट, उदयपुर, झांसी, यहाँ 4 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरे याद रखने होंगे, नहीं तो आप फंस सकते हैं। अगला पॉइंट है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी स्वरूप प्रदान किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला पॉइंट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात पंजाब का विलय किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1849 में। नेक्स्ट है सिक्किम का भारत में विलय जो है 1850 में किसने किया था, तो डलहौजी ने किया था। लोअर बर्मा जिसे हम पीगू कहते हैं, राज्य का विलय 1852 में किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। लोअर बर्मा जिसे पीगू कहा जाता था। अगला पॉइंट है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 इसमें किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला पॉइंट है 1853 के चार्टर एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो ये डलहौजी थे। ठीक, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला पॉइंट है भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू हुआ था, तो 1853 में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था, तो बम्बई एवं थाने के बीच। ठीक है, बम्बई एवं थाने के बीच, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। नेक्स्ट है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने 1853 में, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। अगला पॉइंट है भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा प्रारंभ की गई, तो लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला पॉइंट है कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कब शुरू की गई थी, तो 1853 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में पहली बार डाक कानून तथा डाक टिकट का प्रचलन कब से हुआ, तो 1854 से। कब से हुआ, 1854 से। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी के समय डाक खाना एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1854 में। अगला पॉइंट है डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में सुधार की। उसकी सुधार योजनाएं कौन कौन थी, उसको देख लेते हैं। शैक्षणिक सुधार किया, रेल मार्गों का निर्माण किया तथा तार एवं डाक सेवाओं की शुरुआत की, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। तो ये उसके सुधार थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया था, तो सिर्फ हिंदू राज्यों पर। ठीक है, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत सिर्फ हिंदू राज्यों पर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। ठीक है, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। अगला पॉइंट है आधुनिक भारत का निर्माता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को। आधुनिक भारत का निर्माता था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है शिक्षा सुधार हेतु वुड डिस्पैच 1854 किसके समय आया था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला पॉइंट है किसने लॉर्ड डलहौजी के कार्यों को 3 शब्दों विजय, संगठन एवं विकास में बताया, तो सर विलियम विल्सन हंटर ने। सर विलियम विल्सन हंटर ने। ठीक है, तो ये थे डलहौजी से महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, सभी को याद करके रखेंगे। काफ़ी VBI है और सारे क्वेश्चन का जो संग्रह एक साथ आपको बहुत कम ही बुक में मिलता है, तो एक एक क्वेश्चन जो है आपको डील किया हुआ है इस बुक में, तो आप लोग ज़रूर इसको देखें क्योंकि सारे बुक को ख़रीदना और पढ़ना मुश्किल है। इसलिए आजकल के दौर में ऑनलाइन का भी आप लोग सहायता ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही चैनल को देखिए, आप किसी भी चैनल को देखिए, लेकिन अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लॉर्ड कैनिंग की तरफ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, जो 26 जुलाई 1856 को क्रियान्वित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वायसराय के समय हुई, तो लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत के गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो उस समय कैनिंग ही थे। ठीक है, VBI क्वेश्चन है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय नाम कब दिया गया था, तो 1858 भारत शासन अधिनियम में दिया गया था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय थे।
1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था? तो इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में। BBI क्वेश्चन। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को किसने पुनः स्थापित किया था? 1858 के सम्राज्ञी की घोषणा में, मतलब महारानी की घोषणा पर किया था। अगला पॉइंट है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि दी जाने लगी थी? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, 1859-60 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, किस गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? ये कैनिंग ने कहा था। ठीक है, घोषित किया कि बहादुर शाह की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद मुगल जो है राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे। नेक्स्ट है, यूरोपीय सेना का श्वेत विद्रोह 1859 ईस्वी में किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला पॉइंट है, नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण किसके समय में किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय। ध्यान से देखेंगे। सॉरी, नागरिक विधि संहिता, भारतीय दंड संहिता और फौजदारी विधि संहिता। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला पॉइंट है, भारतीय शासन अधिनियम 1861 किस वायसराय के समय में आया था? लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला पॉइंट है, किसने बाघाट एवं उदयपुर राज को पुनः वापस कर दिए थे? तो लॉर्ड कैनिंग ने वापस कर दिया। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग से संबंधित बहुत ही प्रमुख तथ्य। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बारे में देखते हैं। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था 1862 से 63, मात्र 1 साल का। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु 1863 ईस्वी में कहाँ हुई? तो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में हुई थी। नोट में याद रखेंगे, सर रॉबर्ट नेपियर को 1863 ईस्वी में भारत का कार्यवाहक वायसराय बनाया गया था। ठीक है, और सर विलियम डेनिसन भी कार्यवाहक वायसराय बनाए गए थे। तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम से एक ही क्वेश्चन है, धर्मशाला वाला। इनकी मृत्यु धर्मशाला में हो गई थी, ये ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। कौन वायसराय चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ साथ जुड़ा हुआ था? तो वो थे जॉन लॉरेंस। ठीक है, जॉन लॉरेंस। भूटान युद्ध 1865 के समय वायसराय कौन था? तो जॉन लॉरेंस ही थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो ये थे जॉन लॉरेंस। ठीक है, जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट है, लॉर्ड मेयो 69 से 72 तक किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अर्ल ऑफ मेयो। ठीक है, इनका पूरा नाम था अर्ल ऑफ मेयो। 1871 ईस्वी में इन्हें किया था। लॉर्ड मेयो ने केंद्र एवं प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे हेतु एक नई व्यवस्था कब शुरू की? 1871 में। ठीक है, केंद्र एवं प्रांतों के मध्य राजस्व का बंटवारा जो शुरू किया गया था, नया व्यवस्था था, ये 1871 में शुरू किया था मेयो ने। नेक्स्ट है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनगणना करवाई थी? तो मेयो थे, 1872 में करवाई थी। नेक्स्ट है, किसने भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा गया है? तो लॉर्ड मेयो को। ठीक है, अगला पॉइंट है, 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई? तो लॉर्ड मेयो के समय। अगला पॉइंट है, काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने कराई थी? तो लॉर्ड मेयो ने कराई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसने करवाई थी? BBI क्वेश्चन। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड मेयो का। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जगह पर। ठीक, सर जॉन स्ट्रेची 1872 एवं लॉर्ड नेपियर 1872 ईस्वी कार्यवाहक वायसराय बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में पढ़ते हैं। 72 से 76 इनका सेशन था। ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 किस वायसराय के समय लागू हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा में किसके समय आए थे? तो 1875 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय आए थे। नेक्स्ट है,
76 से 80 लॉर्ड लिटन का शासन देखते हैं। किसे ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है, VVI क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन को 1876 ईस्वी में। अगला पॉइंट है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो लिटन था। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष किया था, 1877 में किया था लिटन। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था, तो 1877 में, 1 जनवरी याद रखेंगे 1877। अगला पॉइंट है राज उपाधि अधिनियम 1876 ब्रिटिश संसद में पारित करने के बाद महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई, तो केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि। 1877 ईस्वी में ICS की परीक्षा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय के समय कर दी गई, तो लिटन के समय। किसके समय, लिटन के समय। अगला पॉइंट है किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, तो लॉर्ड लिटन 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को। नेक्स्ट है 1878 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में लिटन ने एक अकाल आयोग की गठित की थी, तो रिचर्ड स्ट्रेची थे उस समय। 1878 में अकाल आयोग। किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को आकाश से गिरा वज्रपात की संज्ञा दी थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। VVI क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए एकदम। आकाश से गिरा वज्रपात की संज्ञा दी थी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, ये दिए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 किसके कार्यकाल में लागू हुआ था, तो ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई थी, तो गंडमक की संधि हुई थी। गंडमक की संधि 1878 से 80 के बीच। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉर्ड रिपन। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने, स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम को लागू किया गया था, तो लॉर्ड रिपन। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में, तो रिपन के शासनकाल में 1881 में। अगला पॉइंट है प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था, 1881 में। नेक्स्ट है प्रति 10 वर्ष पर जनगणना का प्रारंभ किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, 1881 में। और सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और यहाँ क्या हुआ, 10 वर्ष पर, मतलब कि नियमित जनगणना। अगला पॉइंट है 1882 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन का गठन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, हंटर कमीशन 1882। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त कर दिया था, तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया 1882 में। अगला पॉइंट है भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑकलैंड, रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। भारत में किसे स्थानीय स्वायत्त या भारतीय स्वशासन का जनक माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था 1882 ईस्वी में किसने सशक्त बनाई थी, तो लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्टविल विवाद किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 83 से 84 ईस्वी में। ठीक है, 1883 से 84 ईस्वी। इल्बर्टविल विवाद किससे संबंधित है, VVI क्वेश्चन। इल्बर्टविल विवाद जो था यूरोपीय से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, यही था इल्बर्टविल। ठीक है, यूरोपियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना संबंधित था इल्बर्टविल विवाद से। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, तो लॉर्ड रिपन। इल्बर्टविल के खिलाफ श्वेत विद्रोह हुआ था।
अगला पॉइंट है ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में कौन अग्रगामी थे, तो एन.एम. लोखंडे, एन.एम. लोखंडे। अगला पॉइंट है किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती, ये लॉर्ड रिपन ने कहा था। अगला पॉइंट है किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है। अगला पॉइंट है आप मुझे मेरे शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से समझने का प्रयत्न करें, यह कथन किसका है, तो लॉर्ड रिपन का है, लॉर्ड रिपन का। नेक्स्ट पॉइंट किसने लॉर्ड रिपन को भारत का मुक्तिदाता एवं उसके कार्यकाल को भारत का स्वर्णयुग आरंभिक बिंदु कहा, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट पॉइंट है रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक महान एवं लोकप्रिय था, यह कथन किसका है, तो मदन मोहन मालवीय का। ठीक है, मदन मोहन मालवीय का, VBI क्वेश्चन। अगला पॉइंट है किसने सिविल सेवा में अधिकतम 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। आगे बढ़ते हैं लॉर्ड डफरिन 1884 से 88। किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, तो लॉर्ड डफरिन के समय। 1885 का बंगाल टेनेंसी एक्ट किसके समय में पारित हुआ था, तो ये डफरिन के समय में हुआ था। नेक्स्ट है किसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और बर्मा का विलय किया गया था, तो डफरिन के समय 1885-86 में। ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 किसके समय पारित हुआ, तो ये भी डफरिन के समय पारित हुआ था। आगे है लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है। 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बार भारत किसके शासनकाल में आए थे, तो लैंसडाउन के शासनकाल 1889 में। तो आपको पहली बार बताना है कि जो है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले इसको बताया था, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है 1991 ईस्वी का कारखाना अधिनियम किसके समय में हुआ था, तो लैंसडाउन के समय में 1991 का कारखाना अधिनियम। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लैंसडाउन था। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डुरंड आयोग की स्थापना 1893 में किसने की थी, तो लैंसडाउन ने की थी। नेक्स्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट सम्मति आयु अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लैंसडाउन के समय में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट सम्मति आयु अधिनियम, ठीक है, लैंसडाउन के समय पारित हुआ था। उसके बाद है लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय। ठीक है, चित्राल विद्रोह या हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र किसके समय में हुआ था, तो एलिंगटन के समय हुआ था, लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय के समय में हुआ था। तो ये दोस्तों आज का सेशन यहीं छोड़ते हैं हम लोग, और इसके बाद जो है लॉर्ड कर्जन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो गवर्नर जनरल को जो है ना अच्छे से एक बार दो बार समझिए, पढ़िए और बार बार रिपीट कीजिएगा, तभी याद होगा, ऐसे जल्दी याद नहीं होता। ये टॉपिक सारे स्टूडेंट के लिए जो है ना कठिन है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से डेट वाइज याद रखेंगे तो कुछ कुछ याद होगा, और एक बार में याद नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो इसे बार बार देखना होगा, या तो आप नोट डाउन कीजिए और अच्छे से डेट वाइज याद कीजिए, तो आपको याद हो जाएंगे। और इसे बार बार रिवीजन भी करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा तो भूलना तय है। तो दोस्तों फिर से एक बार लास्टली अनुरोध है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग आगे ग्रो कराएं। KRC जहाँ सिलेक्शन एक जीत है आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, और अभी जो है सेशन जो चल रहा है सारे एग्ज़ाम्स के लिए वो चल रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। अभी बिहार SSC के लिए जो है ना स्पेशल अब उस ढंग से पढ़ाया जाएगा। ऐसे तो अभी जो आधुनिक भारत चल रहा है वो बिहार SSC बिहार टीचर्स और दरोगा वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, तो आप लोग देखना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को जारी रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड नाइट दोस्तों।